सभी को नमस्कार। बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंतर्गत लर्निंग एंड कॉग्निटिव जो एजुकेशन का जो पार्ट है उसके अंतर्गत हम एडल्सन है ना किशोरावस्था में चल रहे थे। किशोरावस्था की समस्याएं तक पिछले पार्ट पे आए थे। अब उससे आगे जो है किशोरावस्था का स्वरूप, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था जो है आपकी 12 से मूलतः 18 वर्ष तक रहती है, बाद में और रहती है, लेकिन मूलतः इसको ही किशोरावस्था की उसमें गिना जाता है। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, पहला शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, दूसरा मानसिक विकास के लिए शिक्षा, अपन टू द पॉइंट चलते हैं। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा के अंतर्गत इसके लिए शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम तथा सभी प्रकार के खेलकूद आधारित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्र का शरीर सुडौल व अच्छा बन सके। किशोरावस्था में जो विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था होती है उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में अर्थात समय सारणी में क्या है, खेल का जो है कालांश भी होना चाहिए, खेल का पीरियड भी होना चाहिए। साथ ही साथ खेल के साथ साथ में योग है ना, ये प्रार्थना सभा से पूर्व जो योग अपन करा सकते हैं। व्यायाम के लिए व्यायामशाला का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ ग्राउंड में आउटडोर और इंडोर जो खेल होते हैं, आउटडोर व इंडोर जो खेल होते हैं उसकी व्यवस्था उस विद्यालय में होनी चाहिए। तो किशोरावस्था में क्या होते हैं, बालक बालिकाएं जो है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं। हष्ट पुष्ट बनाने के लिए उन्हें इन माध्यमों का उपयोग करना पड़ता है, खेल, योग, व्यायामशाला, आउटडोर और इंडोर। यदि किसी को कोई बीमारी है जैसे बीपी है या शुगर है तो उसको उसके अनुसार ही खेल का चयन करना चाहिए, योग का चयन करना चाहिए और एक्सरसाइज भी उसके अनुसार ही करना चाहिए। मान लीजिए यदि उसकी शुगर कम हो जाती है अर्थात बीपी वगैरह होता है, चक्कर आ जाती है या अन्य जो गर्ल्स को जो समस्याएं होती है या गर्ल्स मान लीजिए अन्य तरह की जो भी कोई पीड़ा होती है उस समय इसको नहीं करना चाहिए, अर्थात सामान्य दिनों में इसको करना चाहिए और डॉक्टरी सलाह से करना चाहिए। हो सके तो आउटडोर गेम में जैसे रनिंग आप कर सकते हैं, इसको दौड़ना कहते हैं, रनिंग जंपिंग आप कर सकते हैं यदि आपने अच्छी कर रखी है तो। मान लीजिए आप इंडोर गेम्स खेलते हैं तो इंडोर गेम्स में जैसे खो खो है ना, कबड्डी है, शटलकॉक है, बैडमिंटन है, इत्यादि इत्यादि। अगर आप खेल खेलते हैं और खेल के माध्यम से आपका अनेक प्रकार का जो व्यायाम हो सकता है। साथ ही साथ सभी छात्र छात्राएं एक साथ में रहते हैं और तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होता है। अनेक प्रकार के जो व्यक्तिक गुण हैं उनका विकास भी इनके माध्यम से होता है। दूसरा मानसिक, ये इसके अंतर्गत है, मानसिक विकास के लिए शिक्षा। इसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था किशोर किशोरियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए ताकि उनका मानसिक विकास सही तरीके से व सही दिशा में होगा। अब जैसे मानसिक विकास के लिए अगर आप देखा होगा लाइब्रेरी है ना, पुस्तकालय जो है बहुत ही अच्छा साधन है मानसिक विकास के लिए। पुस्तकालय में वाचनालय जो होता है जिसको रीडिंग रूम कहते हैं, रीडिंग रूम, वाचनालय की एक अलग से व्यवस्था होती है। यदि मान लीजिए जब आप यहाँ पर 17, 18 या 19, 20 साल के हो रहे हैं
है ना, इस एज के अंतर्गत है। तो 18 साल के बाद में अनेक प्रकार की जो नौकरियां हैं उसमें क्या है, आपको चांस मिलता है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आर्मी के लिए हो, चाहे अन्य कोई गतिविधि, NDA जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, रीडिंग रूम या वाचनालय का उपयोग करते हुए आपकी जो पढ़ाई है उसके अलावा ये पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। आपकी रुचि किन किन क्षेत्रों में है उससे संबंधित साहित्य पढ़ सकते हैं, है ना, साहित्य पढ़ने में रुचि। आजकल क्या है, लाइब्रेरी क्या है, डिजिटलाइजेशन हो गई है। तो डिजिटलाइजेशन होने पर उनका क्या हो गया है, कंप्यूटरकृत हो गया है। तो कंप्यूटर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, शिक्षा को अपन जो विषय सामग्री है उसके अंतर्गत मानसिक विकास अनेक प्रकार से कर सकते हैं। आपका रुझान क्या है, आपकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार भी आप अनेक प्रकार की बातें यहाँ पर हो सकती है। तो किशोरावस्था में जो लाइब्रेरी है, अर्थात समाज में भी अनेक प्रकार की जो है वो आ सकती है। मानसिक विकास के लिए लैब जो होती है, चाहे वो ज्योग्राफी लैब हो, है ना, चाहे वो लैंग्वेज लैब हो, तो उसमें उच्चारण दोष ठीक कर सकते हैं। ज्योग्राफी लैब में किसी की यदि भूगोल कमज़ोर है तो वो उसका उपयोग करते हुए अपने भूगोल को अच्छी तरह से जो विषय की जो गहनता है, गहराई है, उसे समझ सकता है। इसी प्रकार की अन्य जो साइंस लैबोरेटरियाँ होती हैं, मैथ्स वगैरह की भी होती है ना, और भी कई जो मान लीजिए आपने जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको अगर आप देखना चाहते हैं, टीचिंग मॉडल्स को देखना चाहते हैं, तो इनका भी एक कक्षा होता है आजकल, है ना। तो कई तरह की जो बातें हैं वो उसके अंतर्गत होती है, मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। तीसरा, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। संवेग, इमोशंस, है ना, इमोशंस जो होते हैं वो संवेग के अंतर्गत आते हैं, जिसको भावना अपन कहते हैं। इस आयु में किशोर किशोरियों को कई संवेगों का सामना करना पड़ता है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के संवेग होते हैं। पहला, उत्तम संवेग। दूसरा, निकृष्ट संवेग। संवेग मतलब भावना। उत्तम संवेग कौन कौन से होते हैं, है ना, इसके अंतर्गत प्रेम, आनंद, हर्ष, उल्लास, ये तो क्या है, उत्तम संवेग होते हैं, अर्थात इन संवेगों का बहुत ही अच्छा माना जाता है। निकृष्ट संवेग में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष व भय, है ना। साथ ही साथ क्रोध भी एक होता है, ईर्ष्या द्वेष एक ही है तो क्रोध। ये निकृष्ट संवेग होते हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि उत्तम संवेगों का अधिक से अधिक विकास किया जा सके, निकृष्ट संवेगों का दमन अर्थात मार्गांतरण किया जा सके। तो संवेगों का जो विकास होता है वो इस उम्र में क्या है, अस्थायी होता है और स्थायी नहीं होता है, परंतु जो उसमें उतार चढ़ाव जो होता है उसमें इसका बहुत ही क्या महत्वपूर्ण रोल है। जब कोई शिक्षा साहित्य पढ़ता है तो उसमें प्रेम या आनंद की अनुभूति होती है, हर्ष व उल्लास की अनुभूति होती है। तो उसको जो उसके जो आइडियल है, उसके जो आदर्श है, उससे संबंधित ये साहित्य पढ़ता है तो उससे आनंद व उसकी अनुभूति होती है। तो उसका संवेग जो है सही सही दिशा में आता है। सभी अभिभावकों को, माता पिता को, भाई बहन को, है ना, साथ ही साथ शिक्षकों को क्या है, प्रेम आनंद हर्ष उल्लास से क्या है अपने विद्यार्थियों से वार्तालाप करना चाहिए। उनकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुन करके अपने यदि बस में है तो उसे निदान करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो उस ओर अग्रसर होना चाहिए।
यदि कोई विद्यार्थी इस प्रकार की जो संवेगात्मक समस्याओं से, जैसे घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, भय है, इससे संबंधित यदि कोई पीड़ा पा रहा है, तो आप उसको क्या है, काउंसलिंग और गाइडेंस के माध्यम से, COUN काउंसलिंग एंड GUIDAN, जिसको निर्देशन व मार्गदर्शन कहते हैं, उसके माध्यम से उसके मार्गंतरण करके उसको इन सब चीज़ों से दूर कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करता है, उसे कोई मतलब उसको इसकी समस्या से निजात पाना है, तो वो अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में आकर के, अच्छे मित्र मंडली के सानिध्य में आकर के इस समस्या से क्या निजात पा सकता है। अगला है चौथा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा। सामाजिक संबंधों की शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में अनेक प्रकार की सामूहिक क्रियाएं है ना, जैसे NCC, NSS, फील्ड ट्रिप, पिकनिक, और भी बहुत सारी जो क्रियाएं होती है, स्काउट्स एंड गाइड्स है ना, सामूहिक खेल कूद, और ताकि बालक बालिकाओं में समूह में रह करके सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए उसकी जो सूक्ष्म जानकारी है वो उसको समय रहते मिलती है। तो सामाजिक संबंध में क्या है, जैसे NCC होती है, NSS होता है, स्काउट्स एंड गाइड्स होता है। तो होता है का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सभी जो विषय है किसी न किसी रूप में वहाँ पर समाहित होते हैं। इनके समय तालिका में है ना, टाइम टेबल में कोई एक निश्चित समय पर इनका क्या योगदान होता है। NCC क्या है, प्रातः काल हमेशा सुबह, यदि आप देखोगे तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में इसका योगदान होता है। अर्थात इसमें जो देश की जो सेना में सेवा देने के लिए उनको तैयार किया जाता है। NCC में नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, कैडेट कॉर्प्स है ना। इसी प्रकार NSS है, नेशनल सर्विस, नेशनल सोशल सर्विस, नेशनल सर्विस ऑफ, या सोशल सर्विस कर लीजिए, सामाजिक सेवा के लिए इसका क्या गठन किया गया है। इसी प्रकार स्काउट्स एंड गाइड्स है। स्काउट्स एंड गाइड्स में भी कई प्रकार के, जब इसके अंतर्गत शिविर लगते हैं, उन शिविरों में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों संबंधी अनेक प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है भारत की, उसको यहाँ पर लागू करके सभी को क्या करते हैं, वे समय समय पर अनेक राज्यों में शिविर के लिए जाते हैं। यदि कोई देश में आपदा आ जाती है, या अर्थात विपदा आ जाती है, अर्थात प्राकृतिक कुछ भी कोई घटित हो जाता है, जैसे भूस्खलन हो गया है ना, सुनामी जैसे आ गई है, तो कई प्रकार की जो बातें यहाँ पर होती है, तो वह उनके लिए रक्षा करने के लिए है ना, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी ओर से पूरे प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें देश की जो स्थिति है उसके बारे में उनको अवगत हुआ जाता है। इसके अलावा और भी जो बातें हैं, जैसे खेल कूद खेलते हैं, तो खेल कूद से भी जो सामूहिक खेल कूद होते हैं, उससे क्या सामाजिक भावना विकास होती है। उससे मालूम चलता है कि भी कौन सा बालक बालिका किस खेल में अच्छा है, कौन सा बालक बालिका अच्छा प्रयत्न करता है, कौन सा बालक बालिका प्रयत्न तो करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिलती है, इत्यादि बातों की जानकारी भी हमें यहाँ पर मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा। 5वां, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा। इस आयु के वयस्कों अर्थात किशोर किशोरियों में रुचियों और क्षमताओं में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वैकल्पिक विषय चुनने, वैकल्पिक खेल चुनने, वैकल्पिक जो भी है उनका वो करना चाहते हैं, उसे उनको ध्यान देना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता में आपको ये ध्यान रखना है, उनको यह करना है कि भी आपको अपने छात्रों
जो छात्र है वो अपनी प्रगाढ़ता तो रखें मित्र मंडली में, परंतु व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि जो मित्र जो विषय ले रहा है 10वीं के बाद में, क्योंकि किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। इसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो बालक बालिकाएं हैं वो अधिकतर इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनको व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं रहता है। वो अपनी मित्र की मित्रता का अनुसरण करते हुए वे विषय वे ही ले लेते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। उन्हें अपनी पसंद का ध्यान नहीं रहता है। तो उन्हें पसंद का ध्यान रखना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, और उनकी रुचि किस में है उसको ध्यान में रखते हुए उनको विषय लेना चाहिए। मान लीजिए किसी को साहित्य में रुचि है तो उसे भाषा के कालांश लेने चाहिए। किसी को मानविकी में रुचि है तो उसको आर्ट संबंधी विषय लेने चाहिए, है ना। किसी को कॉमर्स में रुचि है तो उसको कॉमर्स संबंधी विषय लेने चाहिए। किसी को साइंस में रुचि है तो साइंस में भी उसको उसके अनुसार लेना चाहिए। साइंस में किस में उसको रुचि है ना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, ये ग्रुप है, और BZC है, बायोलॉजी, जोलॉजी और केमिस्ट्री है। तो उनमें से क्या क्या रुचि वो रखता है। अर्थात PMT की तैयारी करनी है 10वीं के बाद में, यदि डॉक्टर बनना चाहता है, नर्सिंग की तैयारी करनी है, टीचर की तैयारी करनी है ना, वकालत की तैयारी करनी है, इत्यादि इत्यादि बातें सभी इसके अंतर्गत आती है। तो उसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, है ना, ध्यान रखते हुए उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। आजकल क्या है, स्कूलों में काउंसलर हो गया है जो विद्यार्थियों की काउंसलिंग व गाइडेंस करते हुए उनको क्या है, सही क्या है, व्यवसाय चयन में मदद करता है। अगला है स्वरूप चल रहा है मेरा, है ना, किशोरावस्था शिक्षा का स्वरूप। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा ये कौन सा बिंदु है, अपना छठा बिंदु है। व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को अपनाकर छात्र के जीवन को सफल बनाया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा जैसे काउंसलिंग एंड गाइडेंस, इसमें क्या है, साइकोलॉजिस्ट होता है, मनोविज्ञान शिक्षक होता है। मनोविज्ञान शिक्षक क्या करता है, अनेक प्रकार के छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए वे परीक्षण के माध्यम से ये पता करता है कि कौन से छात्र को कौन सा व्यवसाय जाने पर ज़्यादा अच्छा होगा। उसे ये स्पष्ट कहा जाता है कि आप व्यावसायिक शिक्षा में अगर आप जाना चाहते हो तो आप अपनी रुचि का विशेष ध्यान रखें। आपको किस क्षेत्र में रुचि है उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मित्रता का अनुकरण नहीं करना है। जो मित्रता का अनुकरण करता है तो उसको आगे जाकर के हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि मित्र तो उसमें पास हो जाते हैं और ये उससे वंचित रह जाते हैं। तो अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में अर्थात मीटिंग में ये तय होता है कि भाई अमुक अमुक छात्र को अमुक अमुक क्षेत्र में उन्नति की आवश्यकता है और अमुक क्षेत्र में उन्नति की आवश्यकता नहीं है। यदि वो पिछड़ा जा रहा है किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र को छोड़ करके वो किसी अन्य क्षेत्र में भी, उससे संबंधित जो अन्य क्षेत्र होते हैं उसमें भी वो अपनी किस्मत आजमा सकता है। अगला है नैतिक शिक्षा। ये वर्तमान समय में जो लोगों की नैतिकता है, यदि वो विद्यालयों में जाते हैं तो उसमें कई प्रकार की जो नैतिकता की जो हानि हो रही है उसके लिए समाज है ना जिम्मेदार है। ये यहाँ पर बात सामने आ रही है। तो विद्यालय में को कोई प्रकार से दोषारोपण किया जा रहा है। विद्यालय में नैतिक शिक्षा देकर किशोर किशोरियों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत बड़ों का आदर करना, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि गुण होते हैं, है ना। एक तो आदर सत्कार होता है इसमें, प्रेम, सहिष्णुता, देश, राज्य, है ना, प्रेम, देश, राज्य, प्रेम इत्यादि ये सब गुण आते हैं। आदर सत्कार अपने माता पिता अभिभावकों का, है ना, शिक्षकों का आदर सत्कार करना है। अपने से छोटों और समान लोगों का प्रेम भावना उसको रखनी है। मन में सहिष्णुता भी रखनी है।
है ना। देश राज्य प्रेम के प्रति उसको अपनाना है। धैर्य और संयम भी उनमें समय रहते गुण आने चाहिए। सहनशीलता भी उनमें होनी चाहिए। ये सभी जो गुण हैं नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नैतिक शिक्षा जो है प्राचीन काल में जो है जब शिक्षा दी जाती थी तो दादा दादी नाना नानी का विशेष रोल होता था, परंतु उस समय क्या है संयुक्त परिवार होते थे। वर्तमान में क्या है वो परिवार टूटते टूटते एकल परिवार हो गए हैं। एकल परिवार में ना तो माता को इतना समय है ना पिता को इतना समय है। दोनों ही क्या करते हैं, आर्थिक युग है तो अर्थ कमाने के लिए चले जाते हैं, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। तो अपने बालक बालिकाओं को समय न दे कारण उनमें ये नैतिकता का भाव देखने को मिलता है। अच्छे शिक्षक अगर होते हैं तो वे प्रार्थना सभा में अनेक प्रकार की जो कहानियाँ हैं इससे संबंधित उसका क्या है यहाँ पर रखते हैं, प्रसंग है वो रखते हैं। सभी विद्यार्थी आपस में बोलते हैं करते हैं। यदि कोई घटना है तो उसको भी यहाँ पर सुनाया जाता है। तो प्रार्थना सभा में क्या है नैतिक शिक्षा संबंधी कुछ भी उद्बोधन है उसको रखते हैं। साथ ही साथ टीचर जो शिक्षक अभिभावक मीटिंग होती है उसके अंतर्गत भी इस संबंधी जो बातें हैं वो की जाती है। और अनेक प्रकार के उत्सव, जयंती है ना, राष्ट्रीय पर्व इत्यादि यदि मनाते हैं तो उसमें क्या है अनेक प्रकार की भावना का विकास होता है। तो इनसे बालक बालिकाओं में नैतिक शिक्षा जागृत होती है। नैतिकता क्या होती है, ईमानदारी है ना, प्रेम करना, ईमानदारी रखना अपने प्रति या व्यवसाय के प्रति इत्यादि बातें भी इसमें आती है। अगला है 8वां यौन शिक्षा। इस विषय पर कोई बात नहीं करता है वर्तमान में, तो इस विषय पर भी बात करने के लिए क्या है स्कूलों में विनोदी स्वभाव के जो अच्छे जो स्वभाव के जो होते हैं शिक्षक शिक्षिका उसकी नियुक्ति होने लगी है। वे मनोविज्ञान की सहायता से, अर्थात मनोविज्ञान उनका क्या है बहुत ही अच्छा होता है। मनोविज्ञान, मनः विज्ञान अर्थात छात्र छात्राओं या किशोर किशोरियों का मनः विज्ञान जान करके उनके यौन शिक्षा देना। साथ ही साथ यदि यौन संबंधी उन्हें कोई समस्या है तो उसे जान करके काउंसलर और गाइडेंस के माध्यम से उसका समस्या का निदान करना। साथ ही साथ जो लेडी डॉक्टर होती है उसके समय समय पर क्या है कैंप लगाए जाते हैं, तो उसमें जो गर्ल्स संबंधी जो भी समस्याएं होती है तो उस यौन शिक्षा के अंतर्गत उनको वो बताई जाती है कि भाई इस प्रकार की अपने को जो आंतरिक अंग है उसको इस प्रकार से अपने को रखना है। इसी प्रकार यदि जेंट्स डॉक्टर है तो जेंट्स डॉक्टर जो वयस्क है किशोर है उनसे संबंधित यौन समस्याओं से उसको शेयर करते हैं और उस एज में उस आयु में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत कराया जाता है और अवगत करा करके उसका समस्या का निदान किया जाता है। परंतु यह सभी जो युवक युवतियों की अधिकांश समस्याओं का अप्रत्यक्ष संबंध काम प्रवृत्ति से होता है, तो उस काम प्रवृत्ति का निदान भी समय रहते उसमें किया जाता है। इसलिए इस स्तर पर स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण बनाने के लिए यौन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में भिन्नता। अगला पाठ्यक्रम में भिन्नता। युवक युवतियों के पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक युवक या किशोर अर्थात युवती या किशोरियों की रुचियां व उनकी रुचियों के अनुसार भावी जीवन के लिए उनकी आवश्यकताएं पृथक पृथक और अलग अलग होती है। अतः पाठ्यक्रम में भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ किशोर किशोरियों का जो पाठ्यक्रम होता है उनमें अनेक प्रकार की जो भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। हमें उन भिन्नताओं को यदि ध्यान रखेंगे तभी किशोर किशोरियों का क्या है कैरियर बन पाएगा, है ना, कैरियर का यहाँ है भविष्य बन पाएगा। भविष्य के लिए सभी बालक बालिकाओं के जो माता पिता है वो चिंतित रहते हैं। मेरा मान लीजिए यदि कोई बालक बालिका असफल हो जाता है या फेल हो जाता है तो उससे क्या है उस दृष्टिकोण से नहीं देख करके उससे किस क्षेत्र में रुचि है उस रुचि को जान करके काउंसलिंग गाइडेंस के माध्यम से पता करके उस रुचि के अनुसार यदि क्षेत्र में उसको उतारेंगे तो जरूर ही वह सफल होगा, है ना। तो इस बात का इसको ध्यान में रखना पड़ता है, पाठ्यक्रम भिन्नता के ध्यान में भी रखना पड़ता है। अनेक प्रकार के जो पाठ्यक्रम होते हैं उस पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई प्रकार के छात्र छात्राएं कई विषय क्षेत्र से
वे आते हैं, उन विषय क्षेत्र को ध्यान रखते हुए प्रत्येक विषय क्षेत्र को अपने पाठ्यक्रम में समाहित करना पड़ता है। उचित शिक्षण विधियों प्रविधियों का उचित शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में करना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर निरीक्षण विधि, कुछ करके सीखने की विधि और तर्क वितर्क की विधि को अपनाया जाना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट विधि है जो आजकल काफ़ी अच्छी है, इससे मालूम चलता है। दूसरा डिस्कशन मेथड है, ये भी अच्छा चलता है आजकल। तीसरा प्रोजेक्ट मेथड में उनको कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको क्या है सिलेबस को पढ़ाया जाता है। डिस्कशन, जिसको चर्चा परिचर्चा मेथड कहते हैं, छात्रों का यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रुप या समूह बना देते हैं। ग्रुप या समूह में 1 2 3 4 प्रत्येक ग्रुप को क्या है प्रत्येक पाठ का जो पाठ्यांश है वो दिया जाता है। उस पाठ्यांश के अनुसार वे चर्चा परिचर्चा के बाद में निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। इसमें संश्लेषण विश्लेषण विधि के माध्यम से क्या है सार जो है पता किया जाता है। इसी प्रकार कुछ करके है ना, जिसको गृहकार्य विधि कहते हैं। तो गृहकार्य विधि में कुछ करके आपको लेके आना पड़ता है। तो कुछ करके लेके आने के लिए आपको क्या करते हैं वे गाइडेंस देते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन कहते हैं ना शिक्षकों का मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको कॉइन्स संग्रह करने के लिए कहा है इतिहास में, तो आपको कॉइन्स संग्रह किस तरह से करना है, पहले किस तरह से सिक्के चलते थे, फिर बीच मध्यकाल में किस तरह से चलते थे, फिर वर्तमान में कौन कौन से सिक्के चल रहे हैं, अनेक प्रकार के जो देश है उनमें किस तरह से चल रहे हैं, ये सब सारी बातें यहाँ पर आती है। तो उचित शिक्षण विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। कई बार टीचर पढ़ाते हैं तो उनको कहते हैं ना ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर के यदि पाठ पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राकृतिक या रमणीय स्थलों पर जा कर के, है ना, प्राकृतिक व रमणीय स्थलों पर जा कर के यदि वो साइंस पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अथवा भूगोल पढ़ाते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है ना। इस तरह से क्या सारी बातें हैं। वनस्पति के लिए वनस्पति वनस्पति विज्ञान के लिए अगर आपको उस जगह जाना पड़ेगा और वनस्पति की खोज किस तरह से हुई है ना, उसको जा करके वो सब बॉटनी सारी बातें अपने को पढ़नी पड़ेगी। इसी प्रकार जोलॉजी और बायोलॉजी मैथ्स है, इनके लिए भी आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। उचित शिक्षण की विधि का ये क्या है 10वां हो गया। 11वां किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार करें। किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार करें। हाँ बंधुओं, किशोर किशोरियाँ को बालक नहीं समझकर उसे ससमान क्या स्थान दे करके उनसे वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें वयस्क समझते हुए ही उनके साथ वयस्क जैसा अगर व्यवहार करोगे तो वे आपकी बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि उस समय ये समस्या होती है कि भाई वे छोटे बच्चे जो है वे उनको बड़ा समझते हैं और उनके साथ में खेलने नहीं देते हैं, उनके साथ में विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। बड़े भी यदि किशोर किशोरी को छोटा समझेंगे और उनके साथ में विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, घर के कुछ नियम होंगे तो उस नियमों में उनका साथ नहीं देंगे, कहीं शादी ब्याह में उनको साथ लेके नहीं जाएंगे, तो उनका क्या है अनेक प्रकार से जो विकास है वो रुक जाएगा और सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो किशोर किशोरी चाहता है कि भाई मुझे भी सम्मान मिले और समाज में मेरा भी एक अपना एक स्थान हो, तो उसे अपना स्थान देते हुए सभी अभिभावकों को शिक्षकों को समान व्यवहार करते हुए उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। कहावत भी है, यदि बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो उसे क्या है मतलब संयमित व्यवहार करते हुए प्रेम, सहिष्णुता, सहनशीलता, है ना, और क्या है संयम वाला जो व्यवहार है उनसे रखना पड़ता है। अगला है सिम्पसन ने यहाँ पर कहा है कि जिन किशोरों के प्रति वयस्क जैसा जितना अधिक व अच्छा व्यवहार किया जाता है उतना ही वे वयस्क जैसा व्यवहार करते हैं।
है ना, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। अपराध प्रवृत्ति पर 12वां, अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। अपराध का मुख्य कारण होता है निराशा, है ना, उदास। अतः शिक्षकों व अध्यापकों को किशोर किशोरियों की निराशा को व उदासीपन को दूर करके उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाना चाहिए, अर्थात उसे अपने आप की उपयोगिता महसूस करानी चाहिए। कई बार क्या है, जीवन से वह निराश हो जाता है और उदास रहने लगता है। तो जीवन से जब वो निराश हो जाए तो ऐसा जीवन में कोई क्षण नहीं आता है कि यदि कोई बालक या बालिका या किशोर या किशोरी अर्थात अभिभावक या शिक्षक निराश नहीं हुए होंगे, जीवन से उदास नहीं हुए होंगे। तो यदि जीवन से यदि कोई उसको कोई दुख है तो उसका निदान करना चाहिए, है ना। दुख में का निदान करते हुए उसको आगे से आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। प्रेरणा व प्रोत्साहित संबंधी कहानी सुना करके जो आदर्श व्यक्ति है उन्होंने किस प्रकार अपने आप को कहते हैं ना कठोर परिश्रम करके अपने आप को स्थापित किया है, उनसे संबंधित रचनाएं उनको सुनानी चाहिए, कहानियाँ सुनानी चाहिए। यदि वो उदास हो जाते हैं तो उनके मूल कारणों को जानना चाहिए कि भाई किस कारण वे उदास है। उन कारणों को जान करके उन कारणों को क्या समय रहते उसका निदान करने की आवश्यकता होती है, समाधान करने की आवश्यकता होती है। जैसे किशोर किशोरियों में क्या है, उस अध्यापक व अध्यापिका के प्रति एक सहृदयता उत्पन्न होती है। किशोर किशोरियों को निर्देशन या मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। किशोर किशोरियां कई बातों के लिए स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए शिक्षक को सही निर्णय लेने में किशोर किशोरियों की सहायता करनी चाहिए। स्किनर ने कहा है कि किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, उसे अनुभव ना होने के कारण वो क्या है, गलत चयन कर जाता है। मित्रों के साथ में आकर के, मित्रों की बातों में आकर के वो मित्रों के क्या अनुकरण करने लगता है, अनुसरण करने लगता है उनके पीछे पीछे। यदि वो कोई सब्जेक्ट ये चुनते हैं तो वो तो साइंस में अच्छे हैं और उनको रुचि है, वो साइंस लेते हैं, परंतु आर्ट्स वाला भी उनका अनुकरण करते हुए साइंस ले लेता है, तो उसका क्या कैरियर जो है में कहीं रुकावट आती है। तो किशोर इसके लिए क्या है, काउंसलिंग की जाती है ना। काउंसलिंग एंड गाइडेंस का एक कार्यक्रम होता है जो मनोविज्ञान जो शिक्षक होता है वो इसके लिए क्या है, काफ़ी हद तक अच्छा होता है। ये विनोदी स्वभाव का होता है। छात्र छात्राओं की अनेक प्रकार से काउंसलिंग करता है, उन्हें अनेक प्रकार से गाइडेंस देता है। जब काउंसलिंग व गाइडेंस दिया जाता है तो उन्हें क्या लेने में मदद मिलती है। जब शिक्षक अभिभावक की मीटिंग होती है तो शिक्षक अभिभावक की मीटिंग में भी उसके माध्यम से कहा जाता है कि भी आपके छात्र या आपका जो नाबालक बालिका है या किशोर किशोरी है वो इस क्षेत्र में जाना चाहता है, कृपया करके आप इस क्षेत्र में ही अपना योगदान करें। निष्कर्षतः किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल है। इस अवस्था में किशोर जिस दृष्टिकोण को अपना लेता है, आगे चलकर वह उसी के अनुरूप कार्य करता है। यही वजह है कि महान पुरुषों ने भविष्य में कुछ कर गुजरने का संकल्प लिया है। अतः अभिभावकों व अध्यापकगण को किशोर किशोरियों को पर पूरी नज़र रखते हुए उन्हें सुनियोजित शिक्षा, उचित परामर्श और उचित व्यवहार और काउंसलिंग व गाइडेंस के माध्यम से उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह सही मार्ग पे नहीं है तो उसका मार्गांतरीकरण करते हुए, उसका गाइडेंस है ना, उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे सही दिशा में लाने का प्रयास करना चाहिए। शैक्षिक दृष्टिकोण से इस अवस्था हेतु वैलेंटाइन ने लिखा है कि, वैलेंटाइन जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक भी है ये, तो वैलेंटाइन महोदय ने लिखा है कि मनोविज्ञान द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि शैक्षिक दृष्टिकोण को
किशोरावस्था में अत्यधिक महत्व है ना। तो इसका शैक्षिक दृष्टिकोण का अत्यधिक महत्व होता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। बालक के विकास में घर, परिवार, समुदाय, विद्यालय की भूमिका या योगदान, है ना, कोई भी हो सकता है, भूमिका या योगदान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। 10 मिनट है अपने पास में। कई प्रकार के जो बालक बालिका है, उनके बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में कई घटक और अभिकरणों का योगदान रहता है। घर, परिवार, समुदाय, विद्यालय, ऐसे ही क्या है, अभिकरण है। अभिकरण का यहाँ पर है कि एजेंसी, जो कहते हैं कि ये एजेंसी के रूप में काम करती है, एजेंसीज के रूप में काम करती है। तो ये अभिकरण है जो बालक बालिका अथवा किशोर किशोरियों के सर्वांगीण विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, डायरेक्टली इसको प्रभावित करती है। घर, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार का प्रत्येक सदस्य किशोर किशोरियों के विकास में योगदान देता है। भाई बहन, माता पिता, अगर वो संयुक्त परिवार में है तो दादा दादी, काका काकी, भाभी, है ना, सभी परिवारों का योगदान होता है। परंतु उसकी प्रथम परिवार की जो गुरु होती है, वो प्रथम परिवार में उसकी वो माँ होती है। माँ के बाद में पिता का स्थान आता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, उसके प्रथम गुरु होते हैं। तत्पश्चात शिक्षक का स्थान समाज में आता है ना। फिर परिवार, घर परिवार का स्थान आता है। फिर घर परिवार के बाद में समुदाय का स्थान आता है, जहाँ पर उसके वो मित्र मंडली, है ना, या आस पड़ोस से वो कुछ शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय और शिक्षा एक ही बात है, विद्यालय शिक्षक में के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार क्या उसका वो विकास चरणों में होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है ना। मॉन्टेसरी ने बालक के विकास के लिए परिवार के वातावरण और परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। रेमंड ने के अनुसार घर परिवार ही वह स्थान है जहां वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। तो मॉन्टेसरी ने कहा है, मॉन्टेसरी है ना, मारिया मॉन्टेसरी है, इन्होंने क्या है, प्राथमिक स्तर पे बहुत सारा काम किया है, एंटिटी स्तर पे। इन्होंने कहा है कि बालक के विकास के लिए परिवार की परिस्थिति व वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। परिस्थिति व वातावरण, यदि किसी की परिस्थिति कलुषितता लिए हुए हैं, परिवार का वातावरण दूषित है, तो बालक के विकास में कहीं ना कहीं क्या है, मारिया मॉन्टेसरी महोदया कहती है कि कहीं ना कहीं उसके फर्क पड़ेगा, अर्थात वह दुर्गुणों को अपनाएगा, अर्थात वह उसमें कई प्रकार की बातें होगी। दूसरा है रेमंड है ये। रेमंड के अनुसार घर परिवार ही वह साधन है, घर परिवार ही वह साधन है, घर परिवार ही वह साधन या स्थान है जहाँ वे अपने महान गुणों को महान गुण
की उत्पत्ति होती है। यदि आपने घर परिवार ही वह जगह है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास के अंतर्गत महाराणा का नाम सुना होगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंतर्गत शिवाजी का नाम सुना होगा। जब शिवाजी की जो माता जी थी वो जीजाबाई, जीजाबाई ने क्या अनेक प्रकार की जो वीर पुरुष की जो कहानियाँ हैं उसको सुनाया है। तो कहानियों को सुनाने से क्या है, शिवाजी में वीर रस क्या है स्वतः आ गया है। अर्थात वे स्वयं क्या कहते थे, बचपन से ही क्या है तलवारबाजी सीखते हैं, है ना, किसी को मारने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए तलवारबाजी सीखते हैं, घुड़सवारी सीखते हैं, है ना, और हष्टपुष्ट होने के लिए कई प्रकार के व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तब जाकर के वे क्या है मतलब उस राज्य को संभाल पाने में सक्षम हुए। और औरंगजेब से क्या है वे लड़ाई कर करके उन्होंने क्या करा, महाराष्ट्र में उसकी स्थापना करी थी। आगे चलते हैं। इस प्रकार के गुणों को लिए मतलब क्या है, घर परिवार और माता पिता बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है, घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यही किशोर किशोरियों और बालक बालिकाओं की उदारता अनुदारता, स्वार्थ निस्वार्थ, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, परिश्रम है ना आलस्य में अंतर सिखाता है। बालक बालिका के विकास में घर का निम्नलिखित प्रभाव भी पड़ता है। पहला, घर पर वह वे गुण सीखता है जिनकी पाठशाला और समाज में अति आवश्यकता होती है। घर परिवार में वे गुण होते हैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मान लीजिए ईमानदारी, है ना, तो ईमानदार रहना चाहिए हमें हमेशा। अब ईमानदारी की बात करते हैं तो क्या है, लोग क्या चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने जो सखी साथी सहेली का यदि पेन हो गया है, पेन पेंसिल हो गया है, तो उसे अपनी बैग में रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको अपने मित्रों को वापस तुरंत देना है। तो उन गुणों का जो विकास है, यदि उनके माता पिता, उनके दादा दादी घर में हैं, संयुक्त परिवार में वो रहते हैं या एकल परिवार में रहते हैं, यदि उसमें संस्कार है तो वे अपना करेंगे। गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए, असहाय की हमें मदद करनी चाहिए, तो ये सभी सारे गुण उसमें से आएंगे। बालकों को घर में नैतिकता व सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। नैतिकता, कुछ बातें अच्छी नहीं होती है और कुछ बातें अच्छी होती है, तो जो अच्छी बातें होती है उसे घर में सिखाया जाता है ना। सामाजिकता, भाई बहन का आदर करें, है ना, अपने से नीचों को प्रेम रखें, बड़ों का आदर करें। हमें सुबह प्रार्थना सभा करने में अपना जो प्रार्थना अपने मन से जितना बन पड़ता है वो करना चाहिए। दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के नहा धो करके घर के छोटे मोटे कार्यों में हमें मदद करनी चाहिए, है ना। और जहाँ हमें सामंजस्य करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कुछ बांटने की बात आई, कभी हमको कम मिल गया और अपने भाई बहनों को ज़्यादा मिल गया, तो हमें संतोष भी रखना चाहिए। इत्यादि गुण ये क्या हमें घर परिवार से ही मिलते हैं। परिवार बालक में समायोजन और अनुकूलन के गुण विकसित करता है। तीसरा, परिवार में अनेक प्रकार के सदस्य होते हैं, जिसमें दादा दादी, है ना, काका काकी, भाभी, माता पिता, भाई बहन, उनके जो अन्य जो भाई बहन हैं उनसे सामंजस्य करना अपने आप में क्या एक चुनौती होती है। परंतु जो जितना अच्छा सामाजिक समायोजन करता है उसका व्यक्तित्व भी उतना ही होता है। अनुकूलन करना, है ना, परिस्थितियों के अनुसार क्या है अपने आप को ढालने का प्रयास भी करना चाहिए। कई बार हमें क्या है पलंग में सोने के लिए इच्छा होती है, परंतु घर में यदि कोई मेहमान आ गया है तो अतिथि देवो भव, पहले उसको पलंग हम उसको देते हैं, अच्छा खाना खाना खिलाते हैं, हम भले ही नीचे सो जाते हैं, है ना। इत्यादि बातों के जो गुण है वो हमें घर परिवार से ही मिलते हैं। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकास करने में घर का प्रमुख योगदान है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने में घर परिवार का प्रमुख योगदान है। आपने देखा होगा जिस संस्कृति से आप क्या है बिलोंग संबंध रखते हैं, उस संस्कृति में आपने कितना अच्छा आप कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से संबंधित जो भी आपका, जैसे मान लीजिए 12 वर्ष तक आपकी क्या है जिनोई आपको लेनी पड़ती है, तो जनेऊ जब आपको लेनी पड़ती है तो आपको उसकी पालना भी करनी पड़ती है। और क्या प्रातःकाल जो है सुबह उठ करके अपने कार्य से निवृत्त होकर के नहा करके आपको क्या प्रार्थना करनी पड़ती है ना। भगवान के दिया अगरबत्ती करना पड़ता है, उस प्रार्थना में सभी की उन्नति के लिए आप प्रार्थना करते हो।
ठीक है, स्वच्छ होने के लिए आपको नहा धोना पड़ता है। इसी प्रकार घर के छोटे मोटे कार्य उसमें आप क्या सहयोग करते हो, तो आप में सामाजिकता के गुण की विकास होती है। आप भजन कीर्तन जब शाम को जब होते हैं तो भजन कीर्तन भी करते हैं। व्रत त्यौहार भी आप एक समय के बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो इसको करने की इच्छा आप में होती है कि ये क्या होती है, भजन कीर्तन क्यों किया जाता है ना। ये सब सारी बातें जो आध्यात्मिक बातें हैं उस समय आप क्या है किशोर किशोरियों में होने लगती है, और उसका जो योगदान है यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। ये केवल ब्राह्मण की बात करी है, बाद में और भी जो अन्य जातियाँ हैं वो उससे संबंधित वो जो भी बातें हैं वो करती है। अगला है उत्तम आदतों और चरित्र का विकास में योगदान देना। उत्तम आदतों, पांचवा जो है, आप में जो आदतें हैं, यदि जिसकी जैसी आदत होगी उसका उतना अच्छा स्वास्थ्य वह रहेगा। तो आलस्य न करते हुए आप उत्तम आदतों का विकास करें व चरित्र का विकास करें। चरित्र में अनेक प्रकार के सहनशील वाले गुण आते हैं, ईमानदारी आती है, अहिंसा आती है, किसी पर अनायासक दुराचार नहीं करना है वो वाली बातें आती है। आदतों में अच्छी सी आदत आती है, जैसे साहित्य पढ़ना है, प्रार्थना करना है, भजन कीर्तन करना है, बड़ों का आदर करना है, बड़ों की आदर करते हुए बात मानना है, खेलकूद में भी कहते हैं नियमों को ध्यान रखते हुए खेलकूद करना है, चीटिंग है ना नहीं करनी है। अगला है परिवार में रुचि और अभिवृद्धि का विकास करना। परिवार में अब अनेक प्रकार की रुचि, जब घर परिवार के लोग एक साथ में होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो शादी ब्याह में क्या है उनके साथ में रह करके आप अपने जो बड़े जो है उनसे शिष्टता से यदि आप आचरण करते हुए करते हैं तो आपका जो एक पॉजिटिविटी है, आपकी सकारात्मकता है वो समाज में जाती है। इसी प्रकार के यदि कोई इंडोर और आउटडोर गेम है सबके साथ में खेला जाता है, जैसे कैरम है ना, चेस है ना, सांप सीढ़ी है, घर परिवार के साथ में बैठ करके कहते हैं ना आप रंगोली बना सकते हो यदि कोई तीज त्यौहार आया है ना, मांडना कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे आपकी क्या प्रवृत्ति बनती है, त्योहारों के प्रति आपकी सकारात्मकता बनती है और वो त्यौहार अच्छे बनते हैं, है ना। भोजन में जो है स्त्रियां जो होती है वह लड़कियों से सहयोग लेती है भोजन बनाने में, है ना, तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं भोजन के माध्यम से, उन व्यंजनों को सीखती है। साथ ही साथ वो क्या है दूसरे परिवार के सदस्यों से अच्छा प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती है। तो कई तरह की जो बातें आती है, घर परिवार में बालक की व्यक्तिगतता विकसित होती है। यह भी बहुत अच्छी बात, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखते हुए पर्सनैलिटी है ना वो यह बात चल रही है। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्तिगत की भिन्नता क्या है, अपना पुत्र या पुत्री उसकी माँ से छुपा नहीं होता है, अर्थात माता और पिता को क्या होता है अपने पुत्र पुत्री के बारे में ध्यान में रहता है कि मेरा पुत्र पुत्री किस प्रकार अलग पुत्र पुत्री से भिन्नता लिए हुए हैं, तो वो व्यक्तिगत भिन्नता को अधिक तरह ध्यान रखते हैं। एक अच्छा शिक्षक होता है, वो शिक्षक भी क्या ध्यान रखता है, यदि कक्षा कक्ष का शिक्षक है तो उससे पता होता है कि अमुक छात्र उदास प्रवृत्ति का है, अमुक छात्र हंसमुख प्रवृत्ति का है, अमुक छात्र तीव्र बुद्धि वाला है, अमुक छात्र इस तरह का है। तो क्या है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भी उसका विकास किया जाता है। प्रेम की शिक्षा है ना, ये बहुत ही समाज में जरूरी है, ये नैतिक मूल्य के अंदर आता है। प्रेम की शिक्षा उन्हें मिलती है। प्रेम, अपने छोटों से प्रेम करना चाहिए, समान से भी प्रेम करना चाहिए, बड़े भाई ये तो प्रेम करना चाहिए, माता पिता से प्रेम करना चाहिए, अपने मित्र से प्रेम करना चाहिए। पशु जैसे होते हैं, केवल इंसान की बात ही नहीं होती है, जीव जानवर की जो बात होती है हमें उससे भी प्रेम, जीव जंतुओं की जो बात होती है उससे भी हमें प्रेम रखना चाहिए, है ना। पशु पक्षियों से भी हमें प्रेम रखना चाहिए, प्रकृति से भी हमें प्रेम रखना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें जो है प्रेम के अंतर्गत आती है। अगला है सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन आदि गुण का विकसित होते हैं, है ना। नौवा जो है सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन आदि गुणों का विकसित होते हैं घर परिवार में। अच्छे घर परिवार में आपने देखा होगा बड़े आदर के साथ में आस पड़ोस का जो है संबंध, मधुर संबंध रखते हुए उनसे व्यवहार करते हैं। खेल खेल में उन्हें कई प्रकार की शिक्षा भी मिलती है, उसको वे अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं।
जिस राज्य देश में रहते हैं उसके प्रति अपनी वो श्रद्धा प्रकट करते हैं। उनके प्रतीक चिन्हों, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के प्रति भी वे क्या है, परोपकार सहिष्णुता की भावना रखते हैं। आपस में यदि कोई कहीं पर जा रहा हो तो किसी को अपन लिफ्ट से छोड़ते हैं तो सहयोग की भावना भी हम रखते हैं। आपस में मिलजुल कर बांट करके खाने की बात भी रखते हैं। अंत में घर परिवार 10 जो है बिंदु है, घर परिवार में बालकों को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा भी दी जाती है। अर्थात विशेषकर जो किशोरियाँ होती है उनको विशेष शिक्षा दी जाती है, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि जब शादी करके जब दूसरे घर में जाती है तो वो उस परिवार की संस्कृति लेकर के जाती है। किशोर होते हैं उनको भी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है ताकि वो क्या भविष्य में जब विवाह हो तो वे सामंजस्य बैठा सके। इस तरह से क्या है, अनेक प्रकार की शिक्षाएँ क्या है उनको अपने घर परिवार में, आस पड़ोस से, समुदाय से, समाज से, है ना, मिलती रहती है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने कहा है, यदि आप चाहते हैं कि बालक बालिका सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा व निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए, है ना। जॉन डीवी ने भी कहा है कि विद्यालय, बस आज के लिए समय काफ़ी हो गया है तो आजकल मैं अपना यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।